to everyone and आप लोगों का मैथमेटिक्स टर्म 1 एग्जाम of CBSE board is over and I hope आप लोगों ने जब एग्जाम दिया तो उसे एंजॉय किया होगा एंड यूजुअली हमें थोड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि पेपर कैसा आया, आंसर्स क्या है. सो लेट अस गो फॉर discussion and analysis of the test that you gave, right? As you can see, I am going to discuss the questions और ordering रहेगी according to set number 4 code 065/1/4. ठीक है. अब हो सकता है आपके पास कोई दूसरा सेट हो. सो आई विल रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट, ताकि अगर आपका ऑर्डरिंग कुछ और भी है तो आप वहां से ढूंढ करके उसे ठीक कर सकते हैं, वहां से मार्क कर सकते हैं. यू कैन स्टिल पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन. वन मोर थिंग, जो क्वेश्चन पेपर की PDF है दैट इज अवेलेबल इन द लिंक. तो अगर किसी के पास पेपर अभी नहीं है बाय चांस, वैसे तो होगा बट स्टिल इट्स अवेलेबल इन द PDF इन द लिंक सेक्शन. तो वहां से आप PDF फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं. राइट. सो लेट अस बिगिन विद सेक्शन A. ऑफ कोर्स यू हैड टू अटेम्प्ट 16 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन. तो देखते हैं, पहले डिस्कशन करेंगे एंड देन आई माइट ऑल्सो डिस्कस कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते थे, कौन से छोड़ सकते थे. मे बी हेल्पफुल फॉर यू इन द कमिंग एग्जाम्स. राइट. सो क्वेश्चन नंबर 1, अ रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन N, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ठीक है, क्वेश्चन मिल गया होगा. ऑप्शंस मैं नहीं पढ़ूंगा एंड रिलेशंस गिवन थे, रिफ्लेक्सिव चेक करने थे. चेक करने के लिए भाई पहले रिलेशन की अगर बात करें, उसमें था सेट कंटेनिंग x, y सच दैट x greater than y and x, y belong to set of natural numbers. अब इसे रिफ्लेक्सिव चेक करना है. रिफ्लेक्सिव आपको पता है कब होता है भाई, व्हेन ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. तो नेचुरल नंबर्स में सबसे पहला एलिमेंट है 1. हम चेक कर लेते हैं, इज 1 रिलेटेड टू इटसेल्फ. इज 1 रिलेटेड टू 1? आंसर इज ऑफ कोर्स नो, because 1 related to 1 कब होना था? when 1 is greater than 1, which is not true. ठीक है, तो 1 is not related to 1. आगे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है. फर्स्ट रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है. इसी वे में ऑप्शन बी वाला रिलेशन, उसमें भी दिख रहा है 1 is not related to 1, क्योंकि 1 is related to 1 कब होगा? when 1 plus 1 is 10, which is again not true. तो आगे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है. ऑप्शन सी में 1 रिलेटेड टू 1 है ना, क्योंकि 1, 1 कब होगा रिलेशन में? जब 1 into 1 is the square number and 1 into 1 that is 1 is the square number, it is square of a number. अच्छा, सी में ये भी दिख रहा है 2 is related to 2 because 2 into 2 is again a square number. Similarly 3 into 3, 4 into 4 सारे के सारे स्क्वायर नंबर्स हैं. सो ईच नेचुरल नंबर इज रिलेटेड टू इटसेल्फ फॉर द रिलेशन इन ऑप्शन सी. ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर. आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंगल करेक्ट है. सो
तसल्ली के लिए चेक भी कर सकते हो, डी रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फंक्शन फ्रॉम आर टू आर गिवन था आपको, f of x equals 4 plus 3 cos x, ठीक है। The function f from r to r defined in this way is bijective 1 1 but not on 2 but not 1 1, neither 1 1 nor on 2। अब 1 1 on 2 कैसे चेक करें ऐसे फंक्शन के लिए? अब आप देखो ये फंक्शन तो काफी सिंपल है, इजी सा फंक्शन है। जब इतना आसान फंक्शन होता है तो इसकी इमेजेस लिस्ट कर लिया करो, उससे दिख जाता है 1 1 on 2 कैसा फंक्शन है। अब इमेजेस लिस्ट करें, लेट अस टेक सम इजी वैल्यूज ऑफ x, जैसे कि x को रखा 0, तो f of 0 क्या आया आपके पास, 4 plus 3 cos 0 which is 7। तो ये 0 की इमेज आई 7। नेक्स्ट मैं x को रख देता हूं पाई बाय 2, पाई बाय 2 रखा तो 4 plus 3 into cos पाई बाय 2 क्या आया 4। नेक्स्ट मैं x को रख देता हूं पाई, पाई रखा तो आ गया 4 plus 3 into cos पाई, दिस इज -1, so 4 minus 3 which is 1। नेक्स्ट पाई के बाद अच्छा एंगल है 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 रखा, ये 0, फिर आंसर आ गया 4। अच्छा 2 पाई रखेंगे तो आंसर क्या आएगा 7। 5 पाई बाय 2 रखोगे तो क्या आएगा 4। 5 पाई बाय 2 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा 3 पाई, 3 पाई रखोगे तो आंसर क्या आएगा 1 एंड सो। कुछ इमेजेस हमने लिस्ट कर ली और जैसे ही इमेजेस लिस्ट करी अब बिल्कुल क्लियर है, फंक्शन 1 1 नहीं है, है ना। क्यों नहीं है 1 1? क्योंकि इमेजेस डिस्टिंक्ट नहीं है। भाई ये वाली इमेज और ये वाली इमेज तो सेम आ गई, ठीक है, तो 1 1 तो नहीं है। अब रह गया ऑन टू। भाई ऑन टू कब होता है, जब रेंज और कोडोमेन बराबर हो, ठीक है। अब रेंज कैसे, रेंज क्या होती है, रेंज होती थी सेट ऑफ ऑल इमेजेस। तो ये सारी इमेजेस का सेट, अभी ये सारी नहीं है, इनके बीच बीच में भी आएंगी, बट आप ध्यान दो 7 4 1 4, देन अगेन 7 4 1, अगला 4 आएगा, तो ये इन्हीं के बीच में इमेजेस घूमती रहेंगी, ठीक है। जबकि कोडोमेन ऑल रियल नंबर्स है, देखो ध्यान से, है ना, कोडोमेन ऑल रियल नंबर्स है और इमेजेस 7 4 1 4 इन्हीं नंबर्स में रहेंगी। cos x की वैल्यूज आपको पता ही है, -1 और 1 के बीच में होती हैं, वहां से सोच लो, ठीक है। सो रेंज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स नहीं होगी, ठीक है। सो इट इज नॉट ऑन टू, सो नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, question number 3 is quite easy. Y equals cot inverse x when x less than 0, then आपको सोचना था y कौन सी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा। अब y मतलब cot inverse x, cot inverse x की वैल्यूज आपको पता है, cot inverse x की वैल्यूज याद होनी चाहिए। इसकी वैल्यूज क्या होती हैं, 0 से पाई, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो वैल्यू ही तो है, कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 से पाई। अब तुम कहोगे 0 से पाई तो ऑप्शन में है ही नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, होना भी नहीं था, क्योंकि x लेस देन 0 भी तो दिया हुआ है। तो कॉट इनवर्स x की वैल्यू सोचनी थी, कौन सी वैल्यूज, जो x लेस देन 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग हो, वो वाली वैल्यू सोचनी थी, तो वो 0 से पाई थोड़ी आएंगी। अब कौन सी आएंगी फिर,
देखो आपको ये याद होगा, x अगर पॉजिटिव होता है भी जैसे cot इनवर्स 1, cot इनवर्स √3, cot इनवर्स 1/√3, ये एक एंगल होता है और ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। तो जब x पॉजिटिव है तो cot इनवर्स x कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। बट x तो नेगेटिव दे रखा है, इसका मतलब cot इनवर्स x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगी। कहां पे होगी? 0 से π/2 में नहीं होगी। कैसी होगी? π/2 से बड़ी। सो बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन cot इनवर्स x ये सारी वैल्यूज नहीं लेगा, वैल्यूज लेगा π/2 से बड़ी। ऑफ कोर्स इसके बाहर तो वैल्यू ले ही नहीं सकता। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। y की वैल्यूज π/2 से बड़ी और पाई से छोटी ये रहेंगी। दैट इज ऑप्शन ए और बी। सोचो सोचो, ऑप्शन बी। ए क्यों नहीं? भाई ए में पाई पे इक्वालिटी लगी हुई है साथ में, y लेस देन और इक्वल टू पाई, जबकि cot इनवर्स x की वैल्यू पाई के बराबर कभी नहीं हो सकती। तो ध्यान से, ठीक है। सो थर्ड का आंसर आ गया बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ढूंढ लीजिए अगर दूसरा सेट है तो। द नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम सेट कंटेनिंग 1 2 3 4 5 टू सेट कंटेनिंग a, b which are 1 1। सोच लो फटाफट। ओरली आंसर दिख रहा है इसका भी। नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम 1 2 3 4 5। देखो फंक्शंस को समझने के लिए, स्पेशली अगर छोटे छोटे सेट्स हों जैसे इस क्वेश्चन में है, तो आप एरो डायग्राम की मदद लें। 1 2 3 4 5 एंड देन a एंड b। अब कितने 1 1 फंक्शंस होंगे इस सेट से इस सेट में? तो भी सबसे पहले आप कुछ फंक्शंस बना के देख लो। कोई एक फंक्शन बनाओ। फंक्शन बनाने के लिए भाई इसको रिलेट करा a के साथ, 2 को रिलेट कर दिया। अब 1 1 बनाना है तो 2 को a के साथ रिलेट कर दूं? नहीं कर सकते 2 को a के साथ रिलेट, फिर तो 1 1 होगा ही नहीं फंक्शन, ठीक है। तो 2 को b के साथ करना पड़ेगा। बन गया फंक्शन? नहीं नहीं, ये फंक्शन नहीं होता। फंक्शन तब बनेगा जब हर एक एलिमेंट को रिलेट करो और किसी को भी एक से ज्यादा के साथ नहीं रिलेट करना, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी बाकियों को भी रिलेट करना है। अब 1 को a के साथ कर दिया, 2 को b के साथ कर दिया, 3 को रिलेट करोगे या तो a के साथ करोगे। अगर 3 को a के साथ रिलेट करा तो फंक्शन 1 1 नहीं रहा, और अगर 3 को b के साथ रिलेट करा तो भी फंक्शन 1 1 नहीं रहा, क्योंकि इन दोनों की इमेज सेम हो गई, ठीक है। तो अब 3 को आप जैसे मर्जी रिलेट करोगे फंक्शन 1 1 रहेगा ही नहीं। आगे तो बात ही नहीं उठती, फिर आगे 4 और 5 को रिलेट करने पे तो पहुंचे ही नहीं, ठीक है। भाई फंक्शन को 1 1 बनाए रखें ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो कोई भी 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा। आप रिलेट ही नहीं कर सकते इनको आगे जिससे 1 1नेस मेंटेन्ड रहे। सो नंबर ऑफ फंक्शंस विच आर 1 1 इज 0। फोर्थ का आंसर डी।
फिफ्थ पे आ जाते हैं। अनदर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। सो ए मैट्रिक्स दिया हुआ था आपको, आप ढूंढ लीजिए। ए मैट्रिक्स इज फर्स्ट रो में 4 2 है, सेकंड में -1 1 है। तो a -2i इंटू a -3i, ये प्रोडक्ट आपको निकालना था। भाई ए मैट्रिक्स पता है, उसे लिख दो यहाँ पे 4 2 -1 1 -2i, ये भी तो पता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 2 0 0 2। ठीक है, इसे किससे मल्टीप्लाई करना है? a -3i से, फिर से a लिखा 4 2 -1 1 -3i 3 0 0 3। ठीक है, इनका डिफरेंस निकालो, इनका डिफरेंस निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर। सो अगेन एन इजी क्वेश्चन, और जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे आंसर टर्न्स आउट टू बी द जीरो मैट्रिक्स। सारी एंट्री जीरो आ जाती हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अगेन डी, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ देता हूं। इफ P इज अ 3x3 मैट्रिक्स such that P transpose equals 2P plus I, such that P transpose equals 2P plus I, where P transpose is a transpose of P, then आपको बताना है P I है, -I है, 2I है या -2I है। अब इसको करने के कई सारे तरीके हैं। At least 3 different ways of attempting this question. क्या आपको 3 वेज दिखाई दे रहे हैं? पेपर में चाहे ना दिखे हो, अब तो दिखाई देते हैं घर पे बैठ के। हाँ जी, P is a 3x3 matrix, P transpose equals 2P plus I। P मैट्रिक्स आपको पता करना था। अब वैसे तो जैसा ये क्वेश्चन है, P मैट्रिक्स पता करना है और P तो दे रखा है ऑप्शंस में, तो चेक ही कर लेना था। भाई P क्या I हो सकता है? P I रख के देखा, I ट्रांसपोज का, I ट्रांसपोज क्या होता है? I। यहाँ पे बन गया 2I प्लस I, तो बराबर है ही नहीं। तो ए ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी, P की जगह -I रखा, -I का ट्रांसपोज क्या हो गया? -I। क्या राइट साइड में भी -I बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, तो आंसर तो आ ही गया। बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे आसान तरीका तो ये था, पर आपको मैट्रिक्स खुद निकालना भी आना चाहिए। यहाँ पे तो ऑप्शंस में दे दिया। मैट्रिक्स निकालना इज अगेन क्वाइट इजी। भाई ऐसा मैट्रिक्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ऑर्डर है उसका 3, तो मैट्रिक्स निकालने का सबसे बेसिक मेथड, लेट P इक्वल्स मैट्रिक्स की एंट्री सपोज कर लो A B C P Q R and X Y Z। एंट्री सपोज कर लो और इसका ट्रांसपोज 2P प्लस I के बराबर करो, वहां से ABC PQR XYZ आ जाते हैं। कोई को डर लगता है इतनी सारी इक्वेशंस, वो इक्वेशंस बहुत आसान बनती है। ठीक है, सो दिस इज अनदर वे ऑफ ट्राइंग द क्वेश्चन एंड अ थर्ड वे इज ऑल्सो देयर। अब थर्ड वे क्या है? थर्ड वे इज ऑब्जर्वेशन बेस्ड। तुम कहोगे क्या ऑब्जर्वेशन? इस रिलेशन में P ट्रांसपोज और P दोनों आ रहे थे। ठीक है, P ट्रांसपोज और P दोनों आ रहे थे, और P ट्रांसपोज और P में एक और नाइस रिलेशन होता है,
पी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज पी के बराबर होता है। ये रिलेशन पढ़ा होगा आपने, ठीक है। सो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, तो आप इसका यूज कर लो। अब इसका यूज कैसे करें भाई, पी ट्रांसपोज 2p प्लस आई है, तो पी ट्रांसपोज की जगह लिख दिया 2p प्लस आई होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू p, एंड देन ट्रांसपोज ऑफ सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू सम ऑफ देयर ट्रांसपोजेस। तो इसका ट्रांसपोज, उसमें से 2 आ गया बाहर, तो p का ट्रांसपोज प्लस i का ट्रांसपोज, आइडेंटिटी का ट्रांसपोज तो आइडेंटिटी ही होता है, इज इक्वल टू p, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको गिवन था और ये हमने खुद निकाल डाला। अब इन दोनों की मदद से आप p लिख लो। कैसे, ये p ट्रांसपोज इक्वल टू 2p प्लस आई यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आ गया 2 टाइम्स p ट्रांसपोज की जगह रखा 2p प्लस आई, ठीक है। सो p ट्रांसपोज की जगह ये रखा प्लस आई इक्वल्स p, ये आ गया आपके पास, काम खत्म। यहां से p निकाल लो, सिंप्लीफाई करके देखो, आई गया 4p 3p प्लस 3i इज इक्वल टू 0, तो p आ गया माइनस आई। वैसे ऐसा क्वेश्चन जेई मेन एग्जाम में भी आ चुका है, और शायद उससे पहले जेई एडवांस में भी। एनीवेज, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 सुन लो, क्या है। इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is 2 cross 3, of matrix B is 3 cross 2, and of matrix C is 3 cross 3, then which one of the following is not defined? क्वेश्चन ढूंढ लो जरा। एबीसी के ऑर्डर्स गिवन हैं और आपको चेक करना इनमें से कौन सा डिफाइंड नहीं है, तो 1 बाय 1 चेकिंग करनी पड़ेगी। पहला है C इंटू A प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये डिफाइंड है या नहीं देखते हैं। इसके लिए C का ऑर्डर दे रखा है 3 क्रॉस 3, ऑर्डर में नीचे लिख लेता हूँ। A का ऑर्डर दे रखा है 2 क्रॉस 3। अच्छा, बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, मैट्रिक्स बी का है 3 क्रॉस 2, तो बी ट्रांसपोज का होगा 2 क्रॉस 3। तो अगर ये ऑर्डर्स हैं तो क्या ये प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। भाई सबसे पहले तो सोचोगे ये सम डिफाइंड है या नहीं। सम के लिए इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है, तो सम डिफाइंड है। अब सम तो आ गया, इस मैट्रिक्स और सी का प्रोडक्ट, और आई शुड से सी और इसका प्रोडक्ट, वो डिफाइंड है कि नहीं। भाई दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कब डिफाइंड होता है, जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज सेम हो। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 3 और सम के नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 2, चाहे यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो। क्या ये दोनों सेम है, नहीं, सो प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड। तो पहली ऑप्शन से ही आंसर आ गया, कितनी अच्छी बात है। 7th का आंसर ए, एंड आप चेक कर सकते हो बाकी सारे डिफाइंड हैं। एट्थ छोटा सा मजेदार क्वेश्चन है। ए दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब दे रखा है 27 और अल्फा पूछा। अब आपके दिमाग में आएगा ए क्यूब निकालें पहले फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालें, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। ठीक बात है, बड़ा ही है अगर ऐसे करोगे तो छोटा कैसे बनाएं फिर इसको।
भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब 27 है और अल्फा निकालना है। अल्फा आ रहा है मैट्रिक्स ए में, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हम इजीली निकाल सकते हैं, वो है अल्फा स्क्वायर -4, लिख सकते हैं ना। तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब में एक रिलेशन मिल जाए और दोनों में रिलेशन आपको पता है, इट्स अ रिजल्ट गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब और डिटर्मिनेंट ऑफ ए में क्या रिलेशन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल क्यूब। तुम कहोगे ये रिजल्ट कहाँ गिवन है, इस फॉर्म में नहीं गिवन, फॉर्म इज स्लाइटली डिफरेंट। कैसे, देखो बेसिकली दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए, और रिजल्ट पता है क्या गिवन है आपकी बुक में, डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर डिटर्मिनेंट्स। दिस कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ द थ्री डिटर्मिनेंट्स टू पे गिवन है, उसको मैंने 3 पे लगाया है, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, तो इसका यूज करा है मैंने, बस यहां से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो एंड काफी जल्दी आंसर आ जाएगा। 9th क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं, सॉल्यूशन नहीं लिखूंगा बोर्ड पे। डिटर्मिनेंट 5 3 -1 -7x -3 and 9 6 -12 is 0, then the value of x is। तो वही डिटर्मिनेंट इवेल्युएट कर दो, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। इवेल्युएशन फर्स्ट रो से कर दो, इट्स क्वाइट इजी, एंड यू गेट x इक्वल टू 9, तो आंसर आ जाएगा D। 9th का आंसर D एंड 8th का मैंने स्किप कर दिया था, 8th का आंसर भी D। So lots of D's in the answer. 7th A, let me cross check, 8 D and 9 is also D, right। 10th ये भी आसान है, ठीक है। 10th में इनवर्स निकालना है आपको। अब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालोगे। 10th है आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स -4 3 and second row 7 and -5, this is the question। so इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट की हेल्प से, है ना। तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट लिख लो एडजॉइंट लिख लो, वहां से आंसर आ जाएगा। सो 10th इज डायरेक्ट, आंसर आ जाना चाहिए आपका बी। 11th मजेदार क्वेश्चन है, तुम कहोगे मजेदार, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना मजेदार कैसे हो सकता है, ये तो डर लगता है सबको इस क्वेश्चन से, गलत हो जाता है सबका क्वेश्चन। ये जो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में, ये वाला मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 59 69 एंड -1। ये तो बहुत बढ़िया मैट्रिक्स है देखने में, देखो लगभग आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, लगभग, है ना। 1 0 0 0 1 0, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जीरोज नहीं है। इसका एडजॉइंट निकालने में तो टाइम फिर भी लग जाएगा, लगेगा। इसमें एडजॉइंट की हेल्प से इनवर्स निकालने में टाइम ज्यादा लगेगा, पर याद करो एक और मेथड है जो यूजुअली बच्चे छोड़ देते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ट्राई दिस क्वेश्चन यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, 2 लाइन में आ जाएगा आंसर। एडजॉइंट वाला मेथड इज लेंदियर इन दिस केस एंड एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस इज फास्टर। ट्राई इट आउट करके देखना, ठीक है। आंसर आ जाएगा 11th में ए।
कुछ बच्चे वैसे सोच रहे होंगे कि जी हमने तो पोटेंट चेक ही कर लिया था इन दोनों में भी, बहुत अच्छी बात है, वो मल्टीप्लाई करके देख लो आइडेंटिटी किससे बन रहा है, वहां से भी कर सकते हो। 12th, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन एफ ऑफ एक्स, पीसवाइज फंक्शन है 3x minus 8 if x less than or equal to 5 and 2k if x greater than 5. Function is continuous then the value of k is. अब फंक्शन इज कंटिन्यूअस का मतलब आपको पता है, इट इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, सो इट इज कंटिन्यूअस एट 5 ऑल्सो। 5 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, ठीक है। अब 5 पे कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू सेम है, तो ओरली सॉल्व हो रहा है। राइट हैंड लिमिट आई 5 पे 2k, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x की जगह 5 पुट कर दिया तो 7, तो दोनों बराबर करनी है तो 7/2 आंसर आ गया आपका। 12th का आंसर आया बी। 13th, अब अगर आपने एनसीईआरटी बुक ढंग से करी है तो 13th में भी कुछ नहीं है, इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और बताना है इट इज कंटिन्यूअस एट 4, -2, 1.5 एंड 1। अब इंटीजर पार्ट का तो ग्राफ याद होता है, अगर ग्राफ याद है तो आपको पता है इंटीजर पार्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर पार्ट भी बोलते हैं उसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर इंटीजर पे कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो 4 पे डिसकंटिन्यूअस है, -2 पे डिसकंटिन्यूअस है, 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो आंसर इज 1.5 ऑप्शन सी। 13th का आंसर है सी, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ से हमने आंसर लिखा। कुछ बच्चे कहेंगे ग्राफ तो एनसीईआरटी बुक में हैं, आप एनसीईआरटी बुक खोल के देखना, उसमें ग्राफ बनाया हुआ है इंटीजर पार्ट फंक्शन का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो वहां से दिखाई देता है। कोई सब्जेक्टिव प्रूफ तो लिखने की जरूरत नहीं है अभी। 14th, ये भी मजेदार है, ओरली आंसर आ रहा है, dy/dx निकालना है, tan इनवर्स ऑफ e⁻2x लिखा हुआ है, तो आप चेन रूल लगाओगे, ठीक है, वहां से आंसर आ जाएगा। भाई x पे सबसे पहले लगा 2x, हो सकता है आप और ढंग से लगाते हो चेन रूल, x पे लगा 2x, हम ऐसे लगाते हैं, x पे लगा 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, 2x पे लगा e⁻x, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, पर x की जगह 2x रख देना है। समझ रहे हो क्या चल रहा है। 14th का आंसर आएगा भाई 2x का डेरिवेटिव 2, 2x पे लगा e⁻x, उसका डेरिवेटिव e⁻x, बट x की जगह पे 2x इनटू e⁻2x पे लगा tan इनवर्स, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x², बट x की जगह पे आपने रख देना है e⁻2x। x की जगह पे रख देना है e⁻2x। हाँ जी, ठीक है, तो ये आपका आंसर है विच मैचेज विद ऑप्शन ए। सो 14th का आंसर है ए, एंड इंटरेस्टिंगली ऑप्शन सी भी यही ऑप्शन के बराबर है, जो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है उसमें आप e⁻−2x को 1/e⁻2x लिख लो, तो इट इज सेम एज ऑप्शन ए। सो अगर कोई सी मार्क करता है तो सी भी सही है। 14th के दो पॉसिबल आंसर्स हैं, ए एंड सी। तो मोस्ट लाइकली मार्किंग इसमें ऐसी होती है, एरर है ऑफ कोर्स, तो जिसने ए मार्क करा है उसको भी मार्क्स मिल जाएंगे, जिसने सी मार्क करा है उसको भी नंबर मिल जाएंगे, जिसने दोनों करे हैं उसको भी मिल जाएंगे। मोस्ट लाइकली दिस विल हैपन। ऑफ कोर्स बाकी तो जब आंसर की आ जाएगी बोर्ड की तरफ से तभी हम कुछ फाइनल कह पाएंगे, राइट। बट 14th में ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। 15th में y² इंटू 2 - x³ दिया हुआ था और dy/dx निकालना था एट 1, 1। ये नोटेशन पता होनी चाहिए आपको।
सो वाई स्क्वेयर इंटू 2 माइनस एक्स, उनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2y स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब। अब डेरिवेटिव निकालना है तो इस रिलेशन को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2 इंटू एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हो, एक्स पे फंक्शन अप्लाई हुआ वाई, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश, वाई पे अप्लाई हुआ स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 इंटू एक्स की जगह पे आएगा वाई, ध्यान से, माइनस यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, वाई स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव, सो वाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी अभी लिखा था, एक्स पे लगा वाई, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश, y पे लगा स्क्वायर, स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सो 2 इंटू वाई, ठीक है, इक्वल्स एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज 3x स्क्वायर। आप जैसे भी डेरिवेटिव निकालते हो आप वैसे ही निकालना, ठीक है। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है देन डोंट फॉलो दिस मेथड। हाँ, अगर ये क्लियर है देन मोस्ट वेलकम, फॉलो करो। सो ये आ गया आपका, अभी आया नहीं डेरिवेटिव, अब इसके बाद y डैश वाली टर्म्स कंबाइन करो, ठीक है, बाकी सबकी साइड चेंज करो एंड देन x और y की जगह 1 1 डाल दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 2, दैट इज ऑप्शन ए। गुड। तो आप देख रहे हो फर्स्ट 20 में कई क्वेश्चंस तो बहुत छोटे हैं, कैन बी सॉल्व्ड इवन ओरली, ठीक है। तो ऐसे में बेस्ट स्ट्रैटेजी ये रहती है कि जिस क्वेश्चन में आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, जिसमें भी ज्यादा टाइम लग रहा है, उसको छोड़ के आगे बढ़ते जाओ, ठीक है, बिकॉज यू हैव अ चॉइस, 4 क्वेश्चंस तो आप छोड़ सकते हो ना। अच्छा, एक और भी बढ़िया बात थी, जो फर्स्ट 20 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है उसको यूज करते हो, उसको यूज कर लिया करो अच्छे से। उस टाइम में आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन से ओरली सॉल्वेबल क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले वही कर डाले। तो जिसने वो 20 मिनट्स अच्छे से यूटिलाइज करे, रीडिंग वाले 20 मिनट्स, तो उसका पेपर बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है, ठीक है। यू कैन इवन गेट अ परफेक्ट स्कोर इन दिस एग्जाम। सो यूज दैट रीडिंग टाइम वेल, इवन इन द कमिंग पेपर्स, जो भी पेपर्स होंगे आपके, टर्म 1 के रिमेनिंग पेपर्स या टर्म 2 के आने वाले। चलो 16th एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, भाई टेंजेंट्स दो लाइंस के बीच का एंगल आएगा, अगर उनकी स्लोप आ जाए तो टेंजेंट्स की स्लोप कैसे आती है, डेरिवेटिव की मदद से। तो डेरिवेटिव निकाला, वो 2x माइनस 5 आ गया, ठीक है। समझ गए होंगे कौन सा क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल्स x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एट द पॉइंट्स 2, 0 एंड 3, 0 इज। सो डेरिवेटिव निकाला 2x माइनस 5, 2, 0 पे निकाला, 3, 0 पे निकाला, एक पे 1 एक पे -1, तो इनका तो प्रोडक्ट ही -1 है, एंगल आ गया π/2। 16th का आंसर है ए। 17th में इंटरवल ऑफ इंक्रीज की बात करी है, डेरिवेटिव जैसे ही निकालते हो 3x स्क्वायर प्लस 12x, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, 3x स्क्वायर प्लस 12x फैक्टर्स बन जाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स लिखो, हर इंटरवल में डेरिवेटिव का साइन देखो एंड वहां से हो जाता है क्वेश्चन। आंसर 17th का आता है ए। 18th, value of x for which x minus x square is maximum। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन कहां पे मैक्सिमम होता है ये आप लोगों को याद ही हो गया होगा अब तक भी, दिस इज ए पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, ये हर एक को पता होता है। तो मैक्सिमम कहां पे होगा, जहां पे टर्निंग है, जहां पे वर्टेक्स है। वर्टेक्स कहां पे आएगा, जहां पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है।
तो मतलब डेरिवेटिव कर दो 0, 1 माइनस 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू हाफ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। ग्राफ से आप इसे कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको ग्राफ्स अच्छे नहीं लगते तो आप स्क्वायर कंप्लीट करके इसकी रेंज निकाल सकते हैं, वहां से भी क्वेश्चन हो जाएगा। सो 18th का आंसर है x इक्वल्स हाफ, दैट इज ऑप्शन बी। 19th लीनियर प्रोग्रामिंग, आसान टॉपिक जो कई बच्चे छोड़ देते हैं। Corner points of the feasible region of an LPP are 0, 3, 32 and 0, 5. Then the minimum value of 11x plus 7y is. अब मिनिमम वैल्यू इज चारों ऑप्शंस देखी, मिनिमम वैल्यू दे रखी है, मींस मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट्स, ये हमको पता है। और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एलपीबी में, मिनिमम वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है तो वो कहां पे करती है? एट वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स। तो मिनिमम वैल्यू आएगी तो किसी कॉर्नर पॉइंट पे ही, तो आप कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यूज निकाल डालो फंक्शन की। भाई 0,3 पे वैल्यू क्या आई? x की जगह रखा 0, y की जगह रखा 3, तो वैल्यू आ गई 21। 3,2 पे डाला तो 33 प्लस 7 2 14, 33 प्लस 14, उसको 33 प्लस 14 लिख देते हैं, क्यों करें सिंप्लीफाई, टाइम नहीं लगाते, 1 सेकंड तो बच गया हमारा कम से कम, ठीक है। और 0,5 पे आया 35, तो भी इन तीनों में से जो मिनिमम है दैट इज द आंसर, 21 इज द करेक्ट आंसर। सो 19th का आंसर है ए। 20th सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस, लीनियर इनइक्वेशंस के सिस्टम का सॉल्यूशन ग्राफिकली आपको निकालना आता है। इट्स गिवन इन +1 एनसीईआरटी बुक। और जब आप ये इनइक्वालिटीज स्केच करेंगे तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आता जो इन सबको सेटिस्फाई करे। सो एक्चुअली दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 0। 20th का आंसर है ए। कुछ बच्चे कहेंगे +1 का क्वेश्चन डाल दिया बीच में, भाई यही चीज तो आप लीनियर प्रोग्रामिंग में भी करते हो, ठीक है, तो कोई खास फर्क नहीं है, राइट। So this completes discussion of section A, and एक ही comment दूंगा मैं section A के बारे में कि some of the questions were very short, तो reading time का effective use अगर आप करते first 20 minutes का, तो you could have chosen the shortest questions to attempt first, and then remaining time में बाकियों को कर करके देख लिया तो easily आपका section A अच्छे से attempt हो सकता था, राइट। बढ़े आगे, सेक्शन बी। अब मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं जरा यहां पर ऑर्डरिंग लिख दूं इनकी, क्वेश्चन नंबर आपके।
All right. So section B. Question number 21. Number of equivalence relations in the set containing 1, 2, 3, containing the elements 1, 2 and 2, 1 is. अब number of equivalence relations in the set containing 1, 2 and 3. ठीक है, तो अब क्योंकि सेट छोटा सा है तो आप इक्विवेलेंस रिलेशंस लिखने शुरू कर दो. ठीक है भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन containing 1, 2 and 2, 1. Containing 1, 2 and 2, 1. ठीक है, कितने होंगे इक्विवेलेंस रिलेशंस जो इन दोनों को कंटेन करते हैं. सो इक्विवेलेंस के लिए इक्विवेलेंस मींस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव. ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव सबसे पहले. सो रिफ्लेक्सिव होता है व्हेन ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. तो 1 हैज टू बी रिलेटेड टू 1, तो इसमें आपको 1, 1 रखना होगा. 2 हैज टू बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो 2, 2 रखना होगा. 3, 3 भी रखना होगा. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए ये तीनों तो डालने ही पड़ेंगे. एंड सबसे पहले यही चेक कर लेते हैं, अगर इतने ही एलिमेंट्स रखें विल इट बी इक्विवेलेंस. तो रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक. भाई सिमेट्रिक के लिए 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए, वो है. 2, 1 है तो 1, 2 होना चाहिए, वो है. एंड इनके लिए तो चेक करने की जरूरत ही नहीं होती. ठीक है, तो सिमेट्रिक भी है. अच्छा, ट्रांजिटिव है कि नहीं? ट्रांजिटिव के लिए 1, 2 है तो 2 से शुरू होने वाले एलिमेंट ढूंढते हो. 1, 2 है, 2, 1 है, तो चेक करना है 1, 1 है या नहीं है. 1, 2 है, 2, 2 है, 2 से शुरू होने वाला. 1, 2 है, 2, 2 है, तो 1, 2 वो तो भाई, इसीलिए हम ऐसे एलिमेंट्स के साथ चेकिंग ही नहीं करते. ठीक है, तो 1, 2 की चेकिंग कंप्लीट है. ऐसे ही 2, 1 की चेकिंग करो. 2, 1, 1, 2 है तो 2, 2 होना चाहिए, वो है. तो 2, 1 की चेकिंग भी हो गई, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है. सो इट इज ट्रांजिटिव. एक इक्विवेलेंस रिलेशन मिल गया. ठीक है, अब क्या कोई और मिलेगा? कोई और के लिए भाई 1, 2 तो रखना ही है, 2, 1 भी रखना है. रिफ्लेक्सिव के लिए 1, 1, 2, 2 और 3, 3. ये तीनों भी आपको डालने हैं. ठीक है, 1, 1, 2, 2 और 3, 3 ये तीनों भी आपको डालने हैं. अब और कुछ डाल दें अगर तो भी, और किसको रिलेट कर सकते हैं? 1 को 1 के साथ कर दिया, 1 को 2 के साथ कर दिया, 1 को 3 के साथ कर दें रिलेट. सोचो क्या ये इक्विवेलेंस होगा? भाई रिफ्लेक्सिव तो है पर ये सिमेट्रिक नहीं है. 1, 2, 2, 1 है, 1, 3 है, 3, 1 तो इसमें है ही नहीं. तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 3, 1 तो आपको रखना पड़ेगा. इसे यहाँ डाल देते हैं, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं. अब ये सिमेट्रिक भी हो गया. क्या ट्रांजिटिव है? यस और नो? ट्रांजिटिव नहीं है. क्यों? 2, 1 एंड 1, 3 प्रेजेंट हैं, तो 2, 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए, बट वो तो है ही नहीं. 2, 3 है ही नहीं इसमें. सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव बनाने के लिए आपको 2, 3 भी रखना पड़ेगा. 2, 3 भी रख दिया. और सिमेट्रिक बनाना है तो फिर 3, 2 भी रखना पड़ेगा, नहीं तो सिमेट्रिक में गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है, तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए ये सारे ऐड कर दिए. इनफैक्ट अगर अब आप ध्यान दो, कोई और ऑर्डर्ड पेयर तो बचा ही नहीं. हर एलिमेंट हर एक के साथ रिलेट हो गया इसमें.
तो ये यूनिवर्सल रिलेशन बन गया। एंड यूनिवर्सल रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तसल्ली कर सकते हो अपनी। तो ये बन गया दूसरा इक्विवेलेंस रिलेशन। और इसी वे में आप और ट्रायल करके देख सकते हो, और कोई नया इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं मिलता। दिस इज द ओनली अदर। सो 2 इक्विवेलेंस रिलेशंस। 21st का आंसर है सी। 22 f from R to R defined by f of x equals 1 over x। जैसे ही ऑप्शंस आपने पढ़ी 1 ऑन टू बाइजेक्टिव और एक नॉट डिफाइंड। अब फंक्शन नॉट डिफाइंड, ऐसा भला हो सकता है कभी? फंक्शन नॉट डिफाइंड, अगर आप ध्यान दो, फंक्शन है फ्रॉम R टू R, डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स में तो 0 आता है, और 0 की कोई इमेज नहीं है। आप x की जगह 0 कैसे रख सकते हो? 1/0 रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। तो एक्चुअली 0 इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट and 0 is there in the domain. That means this is not a function. फंक्शन ही नहीं है ये। तो उसी को उन्होंने लिखा हुआ है f is not defined। 22 का आंसर इज डी। 23 में क्योंकि n to n फंक्शन है, नेचुरल्स टू नेचुरल्स है, ऐसे फंक्शन की 1 ऑन टू नेस चेक करने के लिए बेस्ट इमेजेस लिस्ट कर दो, वहां से आंसर दिख जाएगा। ठीक है भाई, जैसे इमेजेस तुम कहोगे कैसे लिस्ट करें, लेट मी गिव यू अ स्टार्ट। इमेजेस अगर लिस्ट करनी है नेचुरल नंबर्स में, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो सबसे पहले 1 की इमेज लिखते हैं। 1 इज इवन और ऑड? 1 इज ऑड, तो पहली डेफिनेशन 1 + 1/2, तो दैट इज 1। अब 2 की इमेज लिखते हैं, 2 इज इवन, तो सेकंड डेफिनेशन लगेगी 2/2, दैट इज 1। फिर 3 में 3 + 1/2, 4 में 4/2, 5 में 5 + 1/2, 6 में 6/2 एंड सो ऑन। दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग इमेजेस। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 2, 4 की इमेज 2, 5 की 3, 6 की 3 एंड सो ऑन। अब देखो, डू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस? नो। सो क्या ये फंक्शन 1 1 है? नो, दिस इज नॉट 1 1। अच्छा, क्या रेंज और कोडोमेन बराबर है? भाई रेंज इज द सेट ऑफ ऑल इमेजेस का सेट कंटेनिंग 1 2 3, आगे 4 आ जाएगा, 5 6 आता जाएगा। और कोडोमेन देखो क्या है, दूसरे वाला सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। रेंज और कोडोमेन सेम है, तो ये फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू बट नॉट 1 1 इज द करेक्ट आंसर। 23rd का आंसर है सी। यस। 24th में वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ cos 13π/5। अब ये आई थिंक आपकी एनसीईआरटी में मिसलेनियस एक्सरसाइज में मिलेगा, ढूंढ लेना, कहीं है तो सही एनसीईआरटी में क्वेश्चन में से। साइन इनवर्स ऑफ cos 13π/5। अब इसको करने के लिए अगर तो किसी को cos 13π/5 की वैल्यू पता है तो आप वो वैल्यू का यूज कर लो, पर सपोज हमें नहीं पता तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ पे भी साइन बना हुआ, तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। अब साइन बना लेंगे बट ये एंगल थोड़ा बड़ा है, पहले इस एंगल को छोटा कर लें, cos ऑफ।
अब एंगल को छोटा कैसे करोगे, भी देखा है 2 पाई से बड़ा है, तो इसे लिखा 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 5, ठीक है ना। तो ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 2 पाई प्लस सम एंगल इज अगेन कॉस ऑफ 3 पाई बाय 5, ठीक है। एंगल थोड़ा छोटा कर लिया। अब इसको साइन में कन्वर्ट कर लो। साइन में कन्वर्ट करने के लिए 10th क्लास में एक रिजल्ट पढ़ा होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला, वही लगा देते हैं। cos थीटा कैन बी रिटन एज साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। cos थीटा को क्या लिखा, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, उल्टा रिजल्ट, ठीक है। बस अब यहां से कर लो, ये आ गया आपका माइनस पाई बाय 10 और साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस पाई बाय 10, माइनस पाई बाय 10 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, तो आंसर आ गया माइनस पाई बाय 10। तो 24th का आंसर है बी, ठीक। बढ़े आगे। साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स, देन एक्स शुड लाई इन द इंटरवल। अगेन ये तो आपकी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स में मिलता है। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स तो करी हुई है ना। एनसीईआरटी टीम की पब्लिश्ड बुक है, वर्कबुक पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी। ये जरूर किया करो अगर नहीं करते हो तो। क्वेश्चन नंबर 25, साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन cos इनवर्स x, देन x लाइज इन द इंटरवल। तो यहां से हमें x निकालना है। x निकालने के लिए अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज या आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं तो उनका यूज कर सकते हो। वैसे वो बोर्ड के सिलेबस में अभी नहीं थी, तो ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, वो भी मैं बताता हूँ, बट अगर पढ़ी हुई है तो उनका यूज करें। सबसे पहले तो साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x में रिलेशन होता है, इन दोनों का सम पाई बाय 2 होता है, तो इसे आपने लिख दिया पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। 2 साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन पाई बाय 2, तो यहाँ से आ गया साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन पाई बाय 4। यहाँ से x ढूंढना है। साइन इनवर्स x की वैल्यूज पाई बाय 4 से बड़ी हैं, एंड इन फैक्ट साइन इनवर्स x की वैल्यूज में आपको साइन इनवर्स x की वैल्यूज के बारे में देयर इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो। इसकी वैल्यूज माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में होती हैं, ठीक है। तो ये तो गिवन कंडीशन है, ये आपको पता है। इन दोनों की मदद से हमें पता चल गया पाई बाय 4 लेस देन साइन इनवर्स x लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। और यहां से अब हम x निकाल लेते हैं। x तक पहुंचना है तो साइन इनवर्स को भगाना है, भगाने के लिए टेक साइन, तो साइन पाई बाय 4 साइन पाई बाय 2 एंड इसका साइन आ गया x, एंड पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में साइन इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी यही रहेगा। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। विच एक्चुअली डजंट मैच विद एनी ऑफ द ऑप्शंस, क्योंकि इक्वालिटी 1 पे नहीं लगी है। सो टू बी वेरी प्रिसाइज, नन ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट, बट closest to this is option C, so I am taking that as the answer. 25th answer C. 26th उसमें A दे रखा है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड cos अल्फा, एंड A प्लस A ट्रांसपोज इज I, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, तो A और A ट्रांसपोज को ऐड करके उसी आइडेंटिटी के बराबर करो, वहां से cos अल्फा 1/2 आ जाता है। तो अल्फा बहुत सारे मिलेंगे, बट हमें तो ऑप्शंस में से पिक करना है, तो अल्फा इज पाई बाय 3। 26 का आंसर इज बीटा।
27th determinant y plus k, then y and y, then second row y plus k and y, third row y and y plus k. मिल गया होगा क्वेश्चन. ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दो मेथड. अच्छा एक मिनट, मैं एक चीज तो भूल ही गया. क्वेश्चन नंबर 25 जो मैंने करा, इसमें कहा ऑल्टरनेटिव मेथड बताऊंगा. ऑल्टरनेटिव मेथड है इसका 25th में, आप साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ बना लो, वहां से भी हो जाएगा ये क्वेश्चन. इफ यू डोंट वांट टू यूज दीज आइडेंटिटीज देन गो फॉर ग्राफ. राइट, बैक टू क्वेश्चन नंबर 27. सो डिटर्मिनेंट दे रखा है y प्लस के वाई वाई. अगेन इसमें भी अगर प्रॉपर्टीज आती हैं डिटर्मिनेंट्स की तो तीनों को ऐड कर दो, 3y प्लस के कॉमन आ जाएगा, फिर जीरोस क्रिएट करके इसे इवेल्युएट कर डालो. दैट्स द फास्टर वे. और वैसे ऑलमोस्ट इक्वली फास्ट आप डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट ही कर दो सीधा फर्स्ट रो से. इवेल्युएट करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाता है डी. 27th ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर by direct evaluation. 28th थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, करते हैं डिस्कस. इज ए आपको 3x3 मैट्रिक्स दे रखा है, 1 -2 and 4, 2 -1 and 3, and this is adjoint of B और B इनवर्स पूछा है आपसे. क्वेश्चन नंबर 28. A मतलब adjoint of B आपको गिवन है. It is the matrix 1 -2 4, 2 -1 3, 4 2 and 0. This is adjoint of B और आपको B इनवर्स बताना है. ठीक है, अब B इनवर्स हर एक को याद है भाई. B इनवर्स में तो एडजॉइंट आता है, इट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B इनटू एडजॉइंट B. तो B इनवर्स तो हम बड़ी आसानी से लिख लेंगे. एडजॉइंट ऑफ B तो पता है, क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ B. अगर आप निकाल लो तो काम खत्म. अब डिटर्मिनेंट ऑफ B कैसे निकालें, एडजॉइंट ऑफ B आपको पता है तो डिटर्मिनेंट ऑफ B निकाल सकते हो. बिल्कुल, एडजॉइंट B और डिटर्मिनेंट ऑफ B में एक रिलेशन है. टू बी मोर प्रिसाइज, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट B और डिटर्मिनेंट ऑफ B में एक रिलेशन आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है. डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स रेज्ड टू द पावर n-1, where n is order of the matrix. इस केस में ऑर्डर इज 3, तो 3 - 1. तो यहां से आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ B आ जाएगा. एडजॉइंट B का डिटर्मिनेंट निकाल लो, डिटर्मिनेंट ऑफ B आ गया, उसे पुट करा, आंसर. अब कई बच्चे तो एनसीईआरटी बुक ही ढंग से नहीं करते, वो कहेंगे ये तो है ही नहीं कहीं पे भी, ढूंढना मिल जाएगा. और अगर नहीं मिले तो कमेंट्स में डाल देना, हम बता देंगे कौन से पेज पे दिया हुआ है ये एनसीईआरटी बुक में. सो जब करोगे तो आंसर टर्न्स आउट टू बी डी, डेल्टा. 29th में A मैट्रिक्स गिवन है. फर्स्ट रो में 1 -1 1, देन अगेन 1 -1 1, देन अगेन 1 -1 1, एंड a पावर 5 - a पावर 4 - a क्यूब प्लस a स्क्वायर पूछा हुआ है आपसे. ठीक है, अब ये मैट्रिक्स निकालना है तो ऑब्वियसली आप सबसे पहले तो a स्क्वायर निकालेंगे, एंड जब आप a स्क्वायर निकालते हो तो वो a ही आ जाता है. जब निकालोगे तो पता चलेगा. ठीक है, फिर a क्यूब जब निकालना है, भाई a क्यूब कैसे निकालते हो, आप इसे लिखते हो a स्क्वायर इंटू a, ऐसे ही लिखते हो. बट a स्क्वायर तो a के बराबर है, a स्क्वायर की जगह रखा a, इस a को एज इट इज रखा,
कुल मिला के ये आ गया ए स्क्वायर, बट ए स्क्वायर तो ए के बराबर है, तो ये आ गया ए, तो ए क्यूब भी ए आ गया, है ना मजेदार। ए पावर 4 भी ए आ जाएगा और ए पावर 5 भी आ जाएगा, सब कुछ ए आ गया, कट गया, आंसर इज 0। 29th आंसर इज बी। 30th तो मजाक है, y इक्वल्स ई पावर माइनस एक्स, इसका सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव पूछा हुआ है। ई पावर माइनस एक्स का फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है -1 इंटू ई पावर माइनस एक्स, उसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो ई पावर माइनस एक्स मतलब y। ओरली सॉल्वेबल क्वेश्चन, 30th का आंसर इज बीटा। तो यहां पे भी बीच बीच में ओरली सॉल्वेबल क्वेश्चंस मिलेंगे, ध्यान से। चलो 31 पे आ जाते हैं। 31 में x दे रखा है t की टर्म्स में, y भी दे रखा है t की टर्म्स में, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, बट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बी केयरफुल, इसमें कई बच्चे गलती करते हैं। सो x इज t स्क्वायर प्लस 1, y इज 2at। y का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे, ये हर एक का ठीक होता है, याद होता है। दिस इज dy बाई डी टी, सो 2a अपॉन dx बाई डी टी, दैट इज 2t, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इंपॉर्टेंट स्टेप है, देख लो ध्यान से, जहां पे गड़बड़ करते हैं सारे। इसका डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d over dx of dy by dx, which is d2y upon dx square. This is equal to d over dx of a upon t. ये है इंपॉर्टेंट स्टेप, ये आपकी समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आता है मतलब डेरिवेटिव समझ में आते हैं, अदरवाइज नहीं आते। ठीक है, अब ये निकालोगे चेन रूल की मदद से। a तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब यहाँ पे 1 over t दिखाई दिया, तो चेन रूल आपको लगाना आता है, शायद आप अलग ढंग से लगाओगे, हम जैसे लगाते हैं हम बता रहे हैं भाई। t और यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x पे अप्लाई हुआ t, तो सबसे पहले t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx, t पे अप्लाई हुआ 1 अपॉन t, उसका रेसिप्रोकल लेना है, तो रेसिप्रोकल फंक्शन x पावर -1 का डेरिवेटिव -1 इंटू एक्स पावर -2 इंटू एक्स पावर -2, तो अपॉन एक्स स्क्वायर, x की जगह पे t। ठीक है, ये स्टेप समझ लेना अच्छे से, चाहे अपने ढंग से समझो, बट ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, अब dt बाई dx निकालना है। dx बाई dt हमने देखा था 2t है, तो dt बाई dx होता है उसका रेसिप्रोकल, सो a इंटू 1 अपॉन 2t इंटू -1 अपॉन t स्क्वायर। ठीक है, अब आप t को पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1 अपॉन 2a स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन बी। 31 का आंसर इज ऑप्शन बी। दिस इज वन वे। वैसे एक और वे भी है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन करने की जगह पे, पैरामीट्रिकली डिफाइंड फंक्शन है ना, आप पहले पैरामीटर को गायब कर दो। t निकाला यहाँ से, y अपॉन 2a यहाँ पे पुट कर दिया, और फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो, दैट इज इजियर, उसमें गलती के चांसेस भी कम होते हैं। तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो कि आपने ऐसा करा था या नहीं करा था। ये बेटर मेथड आप ढूंढ पाए कि नहीं ढूंढ पाए। अब कई बच्चे तो एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, मेंस एडवांस की। ठीक है, अगर मेंस एडवांस की तैयारी आप कर रहे हैं, देन ये चीजें तो आपको दिखनी चाहिए, बहुत जरूरी है, अदरवाइज तैयारी कैसे होगी फिर। नेक्स्ट, f of x equals x square for x less than 1 and 2 minus x for x greater than or equal to 1, or not differentiable at x equal to 1, continuous at x equal to 1, not continuous तो ऑप्शन में नहीं है, not continuous है, ऐसी ऐसी ऑप्शंस हैं।
अगर किसी को क्वेश्चंस ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो आप वो नीचे वाला लिंक यूज कर लो, फिलहाल डिस्कशन वहां से देख लो और बाद में अपने वाले पेपर से मैच कर लेना उसको, अपने वाले क्वेश्चन पेपर से। हाँ जी, तो ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन 1 एंड 2 माइनस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कंटिन्यूटी तो इसकी दिख ही रही है 1 पे, भाई लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है, वैल्यू भी 1 है, तो बराबर है, कंटिन्यूअस तो है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए एक तो रिजल्ट होता है, बट ये रिजल्ट एनसीईआरटी बुक में गिवन नहीं है, मैं बता देता हूँ। भाई अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है 1 पे, जैसा कि इस केस में है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ द डेरिवेटिव, तो वहां से राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया आपके पास, राइट हैंड लिमिट ऑफ द डेरिवेटिव, तो 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, उसकी लिमिट -1, एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, उसकी लिमिट 1 पे क्या आई 2, and these two are not equal, so function is not differentiable at x equal to 1. Answer is A. और जिनको ये मेथड नहीं आता है तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल पे जाना है, राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगा देनी है, भाई f डैश ऑफ 1, ठीक है। इनफैक्ट राइट हैंड डेरिवेटिव लिखना चाहिए मेरे को, right hand derivative at x equal to 1 is limit h approaches 0 positive f of 1 plus h minus f of 1 over h। फिर आपको ये लिमिट निकालनी पड़ेगी और वहां से आपका आंसर आ जाएगा, यही आएंगे राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। वैसे एक छोटी सी बात, ये जो रिजल्ट मैंने लगाया वो इसी पे लॉपिताल रूल लगा के आता है, अगर आपको लॉपिताल रूल पता है क्या होता है, तो नहीं पता तो गो फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आंसर मैं बता चुका हूं, 32 का ए है। 33 इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस सेक्शन में थोड़े ठीक क्वेश्चंस हैं एंड इवन द नेक्स्ट सेक्शन हैज सम नाइस क्वेश्चंस, तो देखते हैं क्या क्या है आगे। The curve x square minus xy plus y square equal to 27 has tangents parallel to x-axis at. So at which point? तो कर्व पे पॉइंट आपने मान लिया h, k। सपोज इस पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, तो अभी पॉइंट कैसे निकालें? भाई टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट एट दिस पॉइंट, इस कंडीशन का यूज करना है तो टेंजेंट की स्लोप चाहिए, वो डेरिवेटिव से आ जाती है, तो डिफरेंशिएट कर दिया 2x माइनस प्रोडक्ट टू लगाओगे x एज इट इज, y का डेरिवेटिव y डैश, y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x पे लगा y, सो y का डेरिवेटिव y डैश, y पे लगा स्क्वायर, सो 2x, x की जगह पे y इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड हमें h, k पे डेरिवेटिव चाहिए, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x माइनस एक्स इंटू वाई डैश माइनस वाई प्लस 2y डैश इंटू वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से y डैश लिखना है, इन दोनों टर्म्स में y डैश है, सो माइनस एक्स प्लस 2y होल इंटू वाई डैश इक्वल्स माइनस 2x प्लस y, तो y डैश आ गया आपके पास ये, ठीक है, ये आ गया y डैश। पर y डैश h, k पे आपको 0 करना है, तो h, k x की जगह h डाला, y की जगह k डाला, उसे 0 करा, तो आपके पास रिलेशन आ गया माइनस 2h प्लस k। कई बच्चे ऑफ कोर्स यहीं पे y डैश को 0 पुट करके देख लेंगे कि 2h माइनस k 0 है, अगर आपको ये दिखता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज गो फॉर दिस स्टेप, डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। सो माइनस 2h प्लस k आपका 0 आ गया है, दिस इज वन रिलेशन बिटवीन h एंड k, पर यहाँ से h और k आए नहीं।
बट इसी रिलेशन से ऑप्शंस चेक हो जाएंगी। k इक्वल टू 2h, दोनों पॉइंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, ऐसा सिर्फ ऑप्शन ए में है, तो 33rd का आंसर इज ऑप्शन ए। वैसे अगर h और k निकालना है तो दूसरी कंडीशन भी पता है आपको, h, k लाइज ऑन द कर्व, सो h स्क्वेयर माइनस एच के प्लस के स्क्वेयर इक्वल्स 27। इन दोनों कंडीशंस का यूज करके आप h और k निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 34। मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन। वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सेक्टर, और आपको चाहिए मैक्सिमम एरिया। ठीक है, सो मैक्सिमम एरिया देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सो सेक्टर आपको पता है पाई शेप्ड, से दिस इज सेक्टर ऑफ ए सर्कल। तो मैक्सिमम एरिया आपको चाहिए एनक्लोज्ड बाय द वायर। एरिया को मैक्सिमाइज करना है, इस एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो यूजुअल मेथड, ये एरिया कैसे लिखें? एरिया लिखने के लिए आपको एक तो ये एंगल की जरूरत पड़ेगी, इसे थीटा सपोज कर लिया, एक ये रेडियस की जरूरत पड़ेगी, इसे आर सपोज कर लिया। ठीक है, तो आपको मैक्सिमाइज करना है मैक्सिमाइज द एरिया। अब सेक्टर का एरिया आपको पता है थीटा इज इन रेडियंस, इट इज थीटा इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2। तो इस क्वांटिटी को आपने मैक्सिमाइज करना है। ठीक, अब मैक्सिमाइजेशन के लिए थीटा और आर में रिलेशन चाहिएगा। उसके लिए बता रखा है वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सेक्टर। तो जो वायर की लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, तो मतलब इसका पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर के लिए ये भी आर है, और ये लेंथ आप लिख सकते हो आर्क लेंथ एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। सो दिस आर्क लेंथ इज आर इंटू थीटा। तो आर और थीटा में रिलेशन क्या मिला भाई? पेरीमीटर is equal to length of the wire, so 2r plus r theta equals 20। बस, अब यहां से आप एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दो, r पुट करोगे तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो थीटा को लिख दो 20 माइनस 2r होल अपॉन r। ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, यू गेट ए सिंपल क्वाड्रेटिक। एंड आई वुड सजेस्ट क्वाड्रेटिक है तो फिर वही जो मेथड बताया था, मैक्सिमम वैल्यू वर्टेक्स पे मिलेगी, वहां से इमीडिएटली आंसर आ जाएगा। 34th का आंसर टर्न्स आउट टू बी बीटा बी। 35 x माइनस साइन एक्स डिक्रीजेज फॉर, तो इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज डिक्रीज निकाल लेते हैं। उसके लिए डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। x माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे आप, f डैश x, फंक्शन नहीं लिख रहा मैं, डेरिवेटिव ही लिख रहा हूँ, दैट इज 1 माइनस कॉस एक्स। डेरिवेटिव 0 करोगे तो कॉस एक्स आया 1, तो क्रिटिकल पॉइंट्स बहुत सारे आ गए, 2n पाई, n बीइंग एन इंटीजर, दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। स्टेप्स में सारे नहीं लिख रहा हूँ। तो डोमेन पे क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क करोगे, दैट इज 0, n को 1 रखा तो 2 पाई, देन 4 पाई एंड सो ऑन, देन यू हैव माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इंटरवल्स बने, हर एक इंटरवल पे डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। तो 0 से 2 पाई में कोई नाइस पॉइंट लिया, पाई बाय 2 पुट करा, डेरिवेटिव क्या आया? पॉजिटिव। 2 पाई से 4 पाई में कोई नाइस पॉइंट, 2 पाई प्लस पाई बाय 2, दिस इज अगेन 0, अगेन पॉजिटिव।
यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, सब जगह पॉजिटिव ही रहेगा। सो हर इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग भी है, तो डिक्रीजिंग कहाँ है? कहीं नहीं। 35th का आंसर इज डी, नो वैल्यू ऑफ एक्स। 36th इज इजी, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की बात हो रही है दो कर्व्स के, और पॉइंट दे रखा है a, 2a। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज बेसिकली एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। तो टेंजेंट्स के बीच में एंगल कैसे आएगा? उनकी स्लोप से। और टेंजेंट की स्लोप्स कैसे आएंगी? डेरिवेटिव से। ठीक है, तो डेरिवेटिव निकालो पहले कर्व का, वहां से a, 2a पे स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखो, ऐसे ही दूसरे कर्व के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखो, एंड देन यूज द फॉर्मूला tan थीटा इक्वल्स मॉड ऑफ m2 - m1 ओवर 1 + m1 m2। ठीक है, वो फार्मूला लगाया, वहां से आंसर आ जाएगा 36 का ए। (37th can be solved orally. Maximum value of z equals 3x plus 4y, subject to the constraints x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0, x plus y less than or equal to 1. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, फिजिबल रीजन तो मन में दिख रहा है, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट x plus y less than or equal to 1, ट्राइंगल बन गया, वर्टिसेस क्या है? 0 0 1 0 0 1, है ना। और आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू तो कॉर्नर पॉइंट से मिलती है फिजिबल रीजन के, तो 0 0 पे वैल्यू क्या है? 0, 0 1 पे है 4, 1 0 पे है 3, मैक्सिमम 4, आंसर इज बी। 37th का आंसर है बी। ठीक है, 38 इज ऑल्सो ओरली सॉल्वेबल। भाई इसमें फिजिबल रीजन दे रखा है और कंस्ट्रेंट्स पूछे हुए। अब आप देखो जरा फिगर में देखो, मैं फिगर बना नहीं रहा बोर्ड पे। फिजिबल रीजन से कंस्ट्रेंट कैसे सोचें? आप ये सोचो, फिजिबल रीजन कंस्ट्रेंट कौन कौन सी लाइन से बना है? कंस्ट्रेंट तो सारी लाइंस हैं। देखो फिगर में, यू कैन आइडेंटिफाई 4 डिफरेंट लाइंस जिनसे फिजिबल रीजन बना है। अरे बाउंड्री वाली, क्वाड्रिलेटरल की बाउंड्री जो है, ठीक है, तो उन लाइंस से फिजिबल रीजन बना है, तो उन लाइंस की इक्वेशंस लिख लो। अब पहली लाइन की इक्वेशन, जैसे 38 में पहली लाइन जो 0 38 और 76 0 से पास कर रही है। अब वैसे तो लाइन की इक्वेशन हम कहते हैं पॉइंट और स्लोप से लिखो, बट यहाँ पे तो इंटरसेप्ट दिख रहे हैं, यूज द इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज इजी। 38 में पहली लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x इंटरसेप्ट है 76 प्लस y/38 इक्वल्स 1। तो 76 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया x प्लस 2y इक्वल्स 76। सिमिलरली दूसरी लाइन की इक्वेशन भी लिख लो, और वैसे इक्वेशन लिखते ही दिख जाएगा आपको कि आंसर इज ऑप्शन बी, चाहे इनइक्वालिटी ना देखो तो भी। ठीक है, 38 में आंसर आ जाएगा बी। और वैसे इनइक्वालिटी सोचना भी कोई मुश्किल काम नहीं है ना। भाई लाइन के ऊपर रहना है या नीचे रहना है? ऑफ कोर्स नीचे रहना है, मतलब ओरिजिन की साइड पे रहना है, तो सोच लो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू, वहां से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 39th is again orally solvable. Minimum value of an objective function occurs at 2 points 3,4 and 4,3। ठीक है भाई, और यहां से a और b में रिलेशन निकालना है, तो अगर मिनिमम वैल्यू 3 4 और 4 3 दोनों पे अकर कर रही है, तो यहां से क्या पता चला? दोनों पे वैल्यू तो सेम है। ठीक है, तो 39th के लिए आपको ये पता चल गया 3 4 और 4 3 पे वैल्यू सेम है, तो 3,4 पे वैल्यू क्या है? 3a plus 4b, this is same as 4a plus 3b। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया? a is equal to b, b is equal to a equal to b, जैसे मर्जी सोचो, आंसर इज b।
40th मैक्सिमाइज करना है 3x प्लस 4y को सब्जेक्ट टू दीज कंस्ट्रेंट्स बनाइए, फीजिबल रीजन आइडेंटिफाई करो, वो एक क्वाड्रिलेटरल आ जाता है, आई थिंक इट्स अ ट्रेपीजियम इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, चेक कर लेना, ठीक है, इफ आई एम रॉन्ग मेंशन इट इन द कमेंट्स। सो ट्रेपीजियम बनेगा, उसके कॉर्नर पॉइंट से वैल्यूज निकालो, जहां पे सबसे बड़ी वैल्यू है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अनबाउंडेड फीजिबल रीजन आपके सीबीएसई कोर्स में से हट गया था इस साल, तो बाउंडेड पे ही है, बाउंडेड में कॉर्नर पॉइंट से सारा क्वेश्चन हो जाता है, तो जब आप करोगे तो 40th का आंसर आ जाता है सी, ठीक है। सो अगेन सेक्शन 2 में भी कुछ लेंदी क्वेश्चंस थे, ठीक है, और कुछ ओरली सॉल्वेबल भी थे, स्पेशली लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस मैं देख रहा हूं आर क्वाइट इजी, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें थोड़ा जोर लगता है वो अभी नहीं डली आपके पेपर में, तो बच गए, ठीक है। यू कुड हैव यूज्ड दैट टू सेव सम टाइम एंड गेट अ बेटर स्कोर। अगेन उसके लिए रीडिंग टाइम का अच्छा यूज चाहिए। चलो, सो सेक्शन बी इज ऑल्सो कंप्लीट। Now we are left with section C, a relatively smaller section, but then थोड़ा टाइम मुझे लगेगा। हाँ जी, ऑन टू द लास्ट सेक्शन। 8 अटेम्प्ट करने थे आउट ऑफ 10। 41 relation R is defined on Z as A related to B if and only if A square minus 7AB plus 6B square equals 0, then R is reflexive and symmetric, symmetric but not reflexive, ये सब है। रिफ्लेक्सिव चेक करना इज इजी, Z का हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड है या नहीं, आप चेक कर सकते हो। 0 इज रिलेटेड टू 0, 1 इज रिलेटेड टू 1, क्यों? 1 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 स्क्वायर इज 0, ठीक है। 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2, 3 इज रिलेटेड टू 3। इन जनरल ये भी चेक कर सकते हो, k इज रिलेटेड टू k, ये तो दिख रहा है रिफ्लेक्सिव है, एंड दैट शोज ऑप्शन बी एंड सी आर इनकरेक्ट। अब ए और डी डिसाइड करने के लिए सिर्फ सिमेट्रिक और चेक करना है, ठीक है। अब दिस इज स्लाइटली चैलेंजिंग, क्योंकि सिमेट्रिक चेक करने के लिए 1 1 2 2 3 3 तो ठीक है, इवन -1 -1 -1 -2 -2 ये भी सब ठीक है, बट एज येट वी हैव नो अदर एलिमेंट्स। तो कुछ एलिमेंट्स और अगर हम ढूंढ लें तो हमारा क्वेश्चन शुरू हो सकता है। तो ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करें, ए स्क्वायर माइनस 7ab प्लस 6b स्क्वायर
इक्वल्स 0। अब ऐसे ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, वैसे इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। भाई आप हिट एंड ट्रायल से ढूंढ सकते हो ए को क्या रखें, बी को क्या रखें। दिस इज अ नाइस क्वाड्रेटिक जैसी चीज है। आप अगर बी को 1 रख दें तो यहां से बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस 7a प्लस 6 इज इक्वल टू 0 विच गिव्स यू a इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू 6। कुछ बच्चों ने ये भी ऑब्जर्व कर लिया होगा, इसी के फैक्टर्स बन रहे हैं सीधा, वो भी कर सकते हो इफ यू ऑब्जर्व इट, दैट्स गुड। अदरवाइज हमें पता चल गया 1 इज रिलेटेड टू 1 एंड 6 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 1। ठीक है, सो वी हैव 6 रिलेटेड टू 1 एंड आप चेक कर सकते हो 1 इज नॉट रिलेटेड टू 6, पुट कर लो उसमें, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक एंड आंसर इज डी। 41 का आंसर इज डी। 42 में वो फैक्टोरियल्स हैं, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डिटर्मिनेंट के अंदर। ठीक है, सो छोटे छोटे तो फैक्टोरियल्स हैं, 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 3, 3 फैक्टोरियल इज 6 एंड सो ऑन। सारी वैल्यूज पुट करके इवैल्यूएट कर दो। आई थिंक लास्ट कॉलम से इवैल्यूएट करना इज क्वाइट इजी। अगर प्रॉपर्टीज आती हैं तो प्रॉपर्टीज का यूज कर लो। सो करोगे तो आंसर इज अगेन डी। सो दिस वन इज इजी, 42nd इज क्वाइट इजी। 43rd पे आ जाते हैं, दिस इज अगेन इजी। भाई पहला मैट्रिक्स है 1 माइनस tan थीटा एंड 1, देन दूसरा मैट्रिक्स है 1 tan थीटा माइनस tan थीटा एंड 1, 2 क्रॉस 2, बट दूसरे का इनवर्स है। इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है a माइनस बी ए के बराबर, और ए और बी पूछ रखे हैं, दैट्स क्वाइट इजी। लेफ्ट हैंड साइड के दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, बट उससे पहले सेकेंड मैट्रिक्स का क्या निकालना है, इनवर्स। इनवर्स निकाल लेना उसका, वी 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए जॉइंट ए से एंड देन मल्टीप्लाई, तो इजीली आंसर आ जाता है। टर्न्स आउट टू बी ऑप्शन बी। सो 43rd का आंसर इज बी। 44th इज अगेन इजी। मुझे तो ये सेक्शन एक बार को मुश्किल लग रहा था, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ बिट चैलेंजिंग, बट आगे तो ठीक है। इवन 44 इज इजी। द नॉर्मल टू द कर्व 3y इक्वल्स 6x माइनस 5x क्यूब एट द पॉइंट 1,1/3 passes through the point. Normal to the curve at 1,1/3 passes through the point. अगर नॉर्मल की इक्वेशन आ जाए तो हम चेक कर लेंगे कौन से पॉइंट से पास करती है। इक्वेशन के लिए पॉइंट तो आपके पास है ही, स्लोप निकाल लो। वो नॉर्मल की स्लोप टेंजेंट की निकाल लो 1,1/3 पे डेरिवेटिव की हेल्प से। ठीक है, एंड देन नॉर्मल क्या होगी, उसके परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी, पॉइंट पता है 1,1/3, वहां से आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 44th का आंसर इज ए। मेरे हिसाब से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 45 में दिस इज अगेन स्लाइटली चैलेंजिंग। y इक्वल्स साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, और आपको 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल इंटू y2 पूछा हुआ है। दिस y2 इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, आपको पता होना चाहिए नोटेशन। सो सबसे पहले तो हम डेरिवेटिव निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर का। y1 इज इक्वल टू x पे लगा 2 साइन इनवर्स x, उसका डेरिवेटिव 2 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इस पे लगा साइन, साइन का डेरिवेटिव cos x, बट x की जगह पे 2 साइन इनवर्स x रहेगा, सो यू हैव टू बी केयरफुल। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एंड अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एज इट इज निकाल सकते हो, बट दैट्स अ बिट लेंदी। तो आप ध्यान दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू y2 जैसी चीज है, तो इस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है ना, इसकी साइड चेंज कर दो। ठीक है, फर्स्ट राइट इट लाइक दिस, टू इंटू कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स, इसे एज इट इज रखा हमने। ठीक है, एंड नाउ डिफरेंशिएट दिस रिलेशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा।
करके देखना, आंसर काफी जल्दी आ जाएगा। एंड इट टर्न्स आउट टू बी सी। 45th का आंसर इज सी, राइट। सो ये जो फर्स्ट 5 थे इसमें 2 मैं कहूंगा चैलेंजिंग थे, 3 वर क्वाइट इजी। 42, 43, 44 वर क्वाइट इजी, तो यू कुड हैव पिक्ड दीज वंस, प्रोवाइडेड आपने शुरुआत में से टाइम बचा लिया था। चलिए, फाइनल पार्ट, दैट इज केस स्टडी। केस स्टडी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दे आर क्वाइट नाइस अकॉर्डिंग टू मी। आपको केस स्टडी के क्वेश्चंस कैसे लगे आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में। If you have any suggestions for improving these, maybe someone from the board will look and implement them, who knows। करते हैं case study। Some young entrepreneurs, yeah, whatever it is called, started an industry, young achievers, for casting metal into various shapes. They put up an advertisement online stating the same and expecting order to cast metal for toys, sculptures, decorative pieces and more. A group of friends wanted to make innovative toys and hence contacted the young achievers to order them to cast metal into solid half cylinders. This is the nice part. Solid half cylinders with a rectangular base and semicircular ends. Let me draw the figure. Not very clear, but I think it will do. थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ इसको। Yes, now it should be better. Good. So, of course, for a little bit more clarity, Shari, this should be enough. Yes. And of course, this is the radius given to you. This part is R and this part is H. Okay. So let's get back to the nice part. Order them to cast metal into solid half cylinders. So this is a solid half cylinder that we have here with a rectangular base. So base, as you can see, is rectangular. ये जो base बन रहा है, and semicircular ends. So semicircular end ये वाला, and back face is again a semicircular end. इतना समझ में आना जरूरी है। And then certain parts are very easy. Again can be attempted orally. So 8 questions तो बड़ी आसानी से हो रहे थे इसमें। देखते हैं कैसे। 46. Volume V of the casted half cylinder will be. इस हाफ सिलेंडर की वॉल्यूम, कुछ बच्चे कहेंगे हाफ सिलेंडर की वॉल्यूम तो हमें आती नहीं, वो तो मुझे भी नहीं आती। हमें सिलेंडर की वॉल्यूम आती है, फुल सिलेंडर की। तो आप इस सिलेंडर को मन में कंप्लीट कर लो। यहाँ पे एक जो बाकी हाफ पार्ट मिसिंग है उसे नीचे जोड़ दो इसके, और फुल सिलेंडर की वॉल्यूम सोच लो क्या होगी। याद होगा पाई आर स्क्वायर एच, बट आर होती है रेडियस ऑफ बेस। रेडियस ऑफ बेस वो तो आर ही है, और एच होती है हाइट। हाइट क्या है? यही एच है। तो फुल सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो हाफ सिलेंडर की क्या होगी? पाई आर स्क्वायर इंटू एच का हाफ डिवाइडेड बाय 2। काम खत्म। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। करेक्ट
Option is C. Now even the second part is quite easy. Total surface area capital S of the casted half cylinder. अब total surface area ध्यान से करना है, but it is easy. देखो कैसे, टोटल सरफेस एरिया. अब सरफेस बना कैसे कैसे, देखो ये लिखा भी हुआ था ऊपर, कास्ट मेटल इनटू सॉलिड हाफ सिलेंडर्स विद रेक्टेंगुलर बेस. बेस इज रेक्टेंगुलर, ठीक है, बेस इज रेक्टेंगुलर, तो उसका एरिया कितना बनेगा, बेस का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ. अब लेंथ इज नॉट r, लेंथ इज 2r into length into width, width is h, 2r into h, 2r into h. ये है रेक्टेंगल का एरिया, बट टोटल सरफेस एरिया चाहिए, और रेक्टेंगुलर बेस एंड सेमी सर्कुलर एंड्स. अब सेमी सर्कल का एरिया तो आपको पता है, रेडियस इज r, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर बाय 2. हाँ ये भी ठीक नहीं है, इसमें ये भी जोड़ना है. पीछे वाला भी जोड़ना है. अब हो गया टोटल सरफेस एरिया? नहीं, सॉलिड सिलेंडर है, कर्व्ड सरफेस एरिया हमको मत भूल जाना. कहोगे फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, भाई कंप्लीट सिलेंडर का तो पता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता था, 2 पाई आर एच. तो हाफ सिलेंडर का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच डिवाइडेड बाय 2, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया का हाफ. दिस इज एस, ठीक है. तो 2RH प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एच, 2RH प्लस, ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है. एंड इसके बाद के पार्ट्स मेरे हिसाब से क्वाइट इजी हैं, ज्यादा कुछ नहीं है उनमें. टोटल सरफेस काम करना है, ओरली नहीं दिखाई देंगे शायद, ठीक है. सो 48th में टोटल सरफेस एरिया एस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वी एंड आर. एस को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ वी एंड आर, तो एच को गायब करना है, यहां से एच निकाल लो, एच आ गया 2 इंटू वी अपॉन पाई आर स्क्वायर. ये एच की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो आपके पास रिलेशन आ जाता है गिवन इन ऑप्शन सी, 48th का आंसर सी. देन टोटल सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है, वॉल्यूम इज गिवन, तो जो ऑप्शन सी में है दैट इज अ फंक्शन ऑफ आर, उसे मिनिमाइज करना है, कैलकुलस की मदद लो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो डेरिवेटिव 0 करके, ठीक है. तो वहां से आपके पास 49th में ऑप्शन ए आ जाता है, डेरिवेटिव को 0 करते हो तो ए वाला रिलेशन आ जाता है. एंड 50th इज बेस्ड ऑन 49th, रेशो h रेशो 2r फॉर s टू बी मिनिमम. अब 49th में r आ चुका है विच इज एज गिवन इन ऑप्शन ए, h आप निकाल लो इस रिलेशन से, यहाँ पे r को पुट करके, थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क है बट इन द एंड इट सिंप्लीफाइज, एंड 50th का आंसर आ जाता है डी. ठीक है. एंड these are the answers, and I think that's all. Or again I will end with just one thing, कि अगर आप शुरुआत के 20 मिनट्स का अच्छे से यूज करेंगे तो आप इस पेपर में बहुत अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं. एंड आई होप कि this video was helpful, and if it was then आप कमेंट्स में लिख करके भेजिए, हमें खुशी होगी पढ़ के. एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस
फॉर फ्यूचर वीडियोस दैट वी पुट अप, तो वो सजेशंस भी आप कमेंट्स में ज़रूर भेजें. That's all from my side for today. Thank you so much for watching.